नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को। और हम लोग कहाँ आ गए देखो 87 पेज। कितना पेशेंस है यार आप लोगों में, इतना लंबा इंतजार किया है। इस 87 पेज तक आ गए आप लोग 110 में। मतलब हम 80% तो सिलेबस कर चुके हैं। अब तो मुस्कुरा दो यार, इतनी मेहनत की है। मुझे नहीं पता मेरी मेहनत आप लोगों के काम आ रही है या नहीं आ रही है, बट मैंने तो भाई कोशिश की है। अब देखो ज़्यादा इलोबरेट करूँ, मैंने पढ़ा तो बहुत है इन सब चीज़ों के बारे में, अपने सीए की स्टडी में, सीपीए में इन सब चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। ऑफिस में भी देख रहा हूँ इन सब चीज़ों को। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इतना तो ओवरव्यू दे दूँ कि आपका कॉलेज का सिलेबस भी पूरा हो जाए और आपको आगे आने वाली लाइफ में दिक्कत ना हो इन सब चीज़ों के बारे में। जो आप सुनोगे पहली बार, ये कंट्रोलर कौन है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, साइबर क्राइम क्या है। देखो मैंने तो अपने चैनल का टैगलाइन बनाया है कि कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी। देखो मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जो आपको पढ़ना या पढ़ा देते हैं अच्छे से और आपको वो एग्ज़ाम पास करा देते हैं, वो डिग्री भी दिला देते हैं। लेकिन रियल जो स्ट्रगल है ना, वो उसके बाद शुरू होती है कि जब हमें ये पता चलता है यार ये तो हमने पढ़ाई कर ली है, या हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब क्या करें। अब क्या इस नॉलेज का काम भी है, मार्क मतलब इंडस्ट्री में कोई पूछेगा भी ऐसी नॉलेज को। तो मैं तो इंडस्ट्री में हूँ पिछले 7-8 साल से। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री में क्या सच में इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट है, ऐसी नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने टैगलाइन रखा है कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी। तो मुझे बताना ये टैगलाइन कैसा है। और मैं कोशिश करूँगा कि इंडस्ट्री के जो मेरे दोस्त हैं, जो सीए बन चुके हैं, एक मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को अपने चैनल पे बुलाऊंगा और उनका इंटरव्यू लूँगा। आपके जो सवाल होंगे वो मैं पूछूंगा अपनी तरफ से, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगे। या फिर जो मेरी फ्रेंड है, काफ़ी सारे हैं जो सीएस कर चुके हैं, कंपनी सेक्रेटरी, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए कर चुके हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के बाद की जो कहानी है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है, कैसे उस लेवल तक पहुँचे हैं, वो सारे क्वेश्चंस के जवाब हम उनसे पूछेंगे। और कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों की हेल्प होगी उन सबको सुन के या ऐसे। तो मेरा प्लान तो आगे का यही है, बताना क्या है, ये सब करना सही रहेगा मेरे चैनल के लिए, या फिर सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई तक ही मैं रखूं, या सिर्फ पढ़ाई तक ही ये चैनल रहे कि हाँ बस कॉलेज के आप सब्जेक्ट पढ़ा दो। मैंने उसका भी प्लान कर लिया है। मैंने अभी तक 7 सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। पढ़ाना पता नहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने जो अपनी नॉलेज है वो शेयर की है आप लोगों के साथ। 7 सब्जेक्ट कर चुका हूँ और मैं टोटल 16 कर सकता हूँ बीकॉम के। ठीक है ना, बीकॉम के जो आपके 6 सेमेस्टर है उसमें 16 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा सकता हूँ। 7 पढ़ा चुका हूँ। आगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो बाकी के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो यार कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि क्या चाहते हो आप लोग। क्या पढ़ाना ही, बस पढ़ाई तक ही सीमित रखूँ इस चैनल को, या फिर अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। और जो कॉलेज के बाद भी वाली जो बात है उस इस चैनल के थ्रू लेके चलो। क्योंकि ना आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे तो एक इंडस्ट्री प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसमें 66 लेक्चर, मतलब 66 लेक्चर्स दे चुका हूँ, 66 वीडियोज मैंने रिकॉर्ड किए हुए। और आप जब उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, तो जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपनी क्वेरी लिखते हैं कि भाई मुझे ये बता दे, सर मुझे ये बता दो, इस केस का कैसे करेंगे क्लियर, इसमें कैसे करेंगे। और एक बार मुझे याद है, मुझे एक बंदे ने यूएस से कांटेक्ट किया था। उसने एक टॉपिक देखा मेरे चैनल का और वो मुझे बोलता है कि भाई मुझे आपसे कंसल्टेंसी चाहिए। मैं यहाँ ऐसे ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ, आरबीआई और फेमा की जो रेगुलेशन समझ में नहीं आ रही है। मैंने उस भाई को सर्विस दी और मैंने बोला यार देखो ऐसा है, मुझे तो कोई पैसा मोटिव नहीं है, बट ये जो है, जो मैंने आपको सर्विस दी है वो मेरी प्रोफेशनल सर्विस है। तो अगर आपको कुछ पैसे देने हो तो दे देना। मैं मतलब एक मेमोरी रखना चाहता हूँ अपने लाइफ में कि जो मैंने इतनी मेहनत की है उसका कुछ मतलब मुझे फ़ायदा मिला है। फ़ायदा तो मुझे अभी मिल रहा है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बट एक मॉनेटरी टर्म्स में भी कुछ बेनिफिट मिलता है तो मोटिवेशन और मिलती है। तो वो सब भी है। देखते हैं कहाँ तक क्या कर पाते हैं, कितनी नॉलेज शेयर कर पाता हूँ और ये हेल्प हो रही है मेरी इस नॉलेज से। तो यार मुझे बताओ, लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो बहुत ज्ञान हो गया, कंटिन्यू करते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगी।
मुझे चाहिए डिजिटल सिग्नेचर, आपको चाहिए डिजिटल सिग्नेचर। कंपनी लॉ में हमने पढ़ा है, किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए उसको डील लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं, उसके पास डिजिटल सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे, हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाएंगे। सेक्शन 35 ऑफ द आईटी एक्ट लेज डाउन द प्रोसीजर, उन्होंने प्रोसीजर बताया कि भाई डिजिटल सिग्नेचर इशू कैसे किया जाएगा, इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इट प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर सच सर्टिफिकेट शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ऐसे सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, शैल बी accompanied बाय अ फी नॉट एक्सीडिंग, जिसकी फीस जो है 25,000 से ज़्यादा नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे ये नहीं बताया कि 25,000 फीस है, 25,000 से ज़्यादा नहीं है तो मतलब फीस कम भी हो सकती है। द फी शैल बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। एंड डिफरेंट फी है ना, अलग अलग एप्लीकेंट्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फीस सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। The section also provides that no digital signature certificate shall be granted unless the certifying authority is satisfied that। इस सेक्शन ने बताया कि भाई कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा अनलेस, मतलब तब तक जब तक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये भरोसा ना हो जाए, वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि जो एप्लीकेंट है, मैं और आप जो एप्लीकेंट है, होल्ड्स द प्राइवेट की कोरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की टू बी लिस्टेड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दो की होंगे, पब्लिक की और प्राइवेट की। हमारे पास क्या होगा, प्राइवेट की, और पब्लिक की किसी अथॉरिटी के पास होगा। तो हम वो प्राइवेट की होल्ड करें, ये होना चाहिए, वो सेटिस्फाइड हो जाए, तभी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। द एप्लीकेंट होल्ड्स अ प्राइवेट की विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल, जो एप्लीकेंट है, मैं और आप, हमारे पास प्राइवेट की होनी चाहिए ताकि हम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकें। द पब्लिक की to be listed the certificate can be used to verify digital signature certificate affixed by the private key। पब्लिक की तो उनके पास होगा, जिस अथॉरिटी का आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो उनके पास पूरा एक राइट होगा कि हाँ वो आपकी प्राइवेट की को पब्लिक की के यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, however no application shall be rejected unless the applicant has, वही है, कोई भी एप्लीकेशन तब तक रिजेक्ट नहीं होगा जब तक उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उसको मौका नहीं देंगे अपनी बात रखने का, उसकी बात सुनेंगे नहीं। ठीक है ना, तो वही सारी बात यहाँ लिखी हुई है। तो देखो कोई भी एप्लीकेशन है जो हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी को देंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉर्म दिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, उसी में हम अप्लाई करेंगे। सारे एप्लीकेशन जो है वो फीस के साथ जमा करना होगा। फीस जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फीस सबके लिए अलग अलग भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट में क्या है, देखो एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्प्लीट बाय अ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस, मतलब जो हम एप्लीकेशन देंगे उसमें प्रैक्टिस स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और सारी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट में सारी डिटेल होनी चाहिए कि भी आप ये काम करोगे कैसे, कैसे डिजिटल सिग्नेचर किसी को दोगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दे दिया तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी, सारे सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट को पढ़ेगी, देखेगी, और इंक्वायरी भी कर लेगी कि भैया ये सब कुछ सही बता रहा है भैया, नहीं बता रहा है, ठीक है तो दे देंगे राइट हमें और आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये दे देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट करने से पहले क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे भाई, हमें हमारी बात रखने का मौका वो देंगे। नाउ रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेकर रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, रिप्रेजेंटेशन कौन देगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाइल इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल सर्टिफाई दैट। जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगी तो वो क्या क्या सर्टिफाई करेगी, तो देखो वो सर्टिफाई करेगी कि इस एक्ट के सारे प्रोविजन को कंप्लाई कर लिया, मान लिया गया है, सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर लिया गया है। इट हैज़ पब्लिश द डिजिटल सिग्नेचर, वो फिर डिजिटल सिग्नेचर पब्लिश करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अदरवाइज वो मना कर देंगे। और वो जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे तो देखेंगे कि सब्सक्राइबर जो है भरोसे लायक है या नहीं है। मैं और आप भरोसे लायक तभी होंगे ना जो पढ़े लिखे होंगे। नाउ द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कोरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक, हम सब्सक्राइबर होंगे क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, तो हमारे पास प्राइवेट की होना चाहिए, और उस प्राइवेट की से ही हम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस प्राइवेट की का पब्लिक की अथॉरिटी के पास होगा जिससे वो वेरीफाई हो सके डॉक्यूमेंट्स, वही सारी चीज़ें चेक कर लेगा। जो सब्सक्राइबर है पब्लिक की एंड प्राइवेट की कंस्टिट्यूट फंक्शनिंग की पेयर, मेरे पास प्राइवेट की होगा, अथॉरिटी के पास पब्लिक की होगा, वो उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे की पेयर, चाबियों का गुच्छा। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज एक्यूरेट, जो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सब एक्यूरेट होनी चाहिए।
मतलब मेरा डिजिटल सिग्नेचर है तो मेरी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, मेरा नाम ये सब। इट हैज़ नो नॉलेज ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, इसमें ये होना चाहिए कोई भी गलत मटेरियल फैक्ट, मतलब कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर गलत है तो कल हो के इसकी जो रिप्रेजेंटेशन या फिर जहाँ भी ये डाटा डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा वो गलत ही माना जाएगा। चलो ये सब तो हो गया। अब देखते हैं सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर मेरा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या आपका डिजिटल सिग्नेचर क्यों सस्पेंड कर दिया जाएगा साइबर ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। तो देखो, सस्पेंशन ऑफ डिजिटल, जब हम बेईमान बन जाएंगे, जब हम बुरे बन जाएंगे या हमने गलत तरीके से वो ले लिया होगा, तो देखो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी में सस्पेंड सच सर्टिफिकेट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच अ स्टेप नीड्स टू बी टेकन इन पब्लिक। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगता है कि लोगों की भलाई के लिए उसका सुझाव है कि भैया इसको हम कैंसिल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो कर देगी। नाउ सच सर्टिफिकेट शैल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर पीरियड एक्सीडिंग, 15 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते अगर सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मुझे मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इशू करना पड़ता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो सस्पेंड भी कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब सब्सक्राइबर ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिए, और अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज ऑन एक्ट, या फिर मेरे यहाँ पे मैंने किसी को बोले अप्लाई कर दो, अब इसको खत्म करना है। इफ इट इज ओपन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक, या फिर पब्लिक की भलाई के लिए अगर मान लिया उसको लग रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देंगे तो कर देंगे, लेकिन इसको फिर से मौका दिया जाएगा, क्यों ना करें सस्पेंड करने से पहले। ठीक है ना। ना रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वहां पे सस्पेंशन था, अब यहाँ पे रिवोकेशन है। रिवोकेशन को हम यहाँ से देख लेते हैं, सेक्शन 38। तो देखो, रिवोकेशन वापस ले लेना अधिकार को। नाउ सर्टिफाइड अथॉरिटी में रिवोक अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट, अगर जो सब्सक्राइबर ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी है और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय हिम, या मैंने किसी और को ऑथराइज कर दिया कि यार रिक्वेस्ट कर दिया कि इसको हटा दो, क्यों, क्योंकि या फिर हो सकता है कि सब्सक्राइबर ने अप्लाई कर दिया, या फिर सब्सक्राइबर की डेथ होगी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी डेथ हो गई, या फिर जिस फॉर्म या कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो कंपनी ही बंद हो गई या फॉर्म ही डिसॉल्व हो गई, तो वहाँ पे रिवोक कर दिया जाएगा। और भी तरीके हैं डिजिटल सिग्नेचर, जो भी है वो रिवोक कर दिया जाएगा जब अगर मटेरियल फैक्ट में जानकारी जो दी गई है वो गलत है, मतलब फैक्ट मतलब तथ्य होती है कोई जानकारी, वो अगर गलत है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेते हैं हमने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाज नॉट, जो रिक्वायरमेंट है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने की, वो रिक्वायरमेंट को हमने सेटिस्फाई नहीं किया, या सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास ये है कि प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम वाज कंप्राइज इन अ मैनर मेटरली अफेक्टिंग द, या जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है वो उस लेवल की नहीं है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सिक्योर है, तो ऐसे केस में वो कैंसिल कर देंगे, रिवोक कर देंगे। सब्सक्राइबर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जो सब्सक्राइबर है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसके पास है, मेरे पास है मान लेते हैं, तो मैं अगर इंसॉल्वेंट हो गया, मैं दिवालिया घोषित हो गया, या फिर डेथ के केस में, या सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी या फॉर्म कंपनी डिसॉल्व होगी, तो रिवोक कर लेंगे। और एक सेकंड, चलो, नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, नोटिस दिया जाएगा सस्पेंशन से पहले, रिवोकेशन से पहले, ठीक है ना, बिना नोटिस के थोड़ी ना कर देंगे, तो नोटिस देख लो जी, नोटिस देना पड़ेगा सारे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैंसिल करने से पहले, बस आप इतना याद रखो, बिना नोटिस के इशू उनमें तो सस्पेंड नहीं कर सकते। अब आगे हम साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट ही कहलाता है, लेकिन वो स्पेशल कोर्ट होते हैं, कि हर एक एक्ट में स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं। कंपनी लॉ में कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT है, ऐसे ही इसमें साइबर क्राइम के केस में साइबर लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया है, इस्टेब्लिशमेंट से देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, अब सारे राइट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, तो सेक्शन 48 में पावर दे दिया IT एक्ट ने कि आप बना लो, एक या एक से ज़्यादा अपीलेट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, जो साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। द साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल
में कौन से लोग होंगे? शैल कंसिस्ट वन पर्सन ओनली, एक पर्सन होगा जिसको कहेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल, हु शैल बी अपॉइंटेड, जिसको अपॉइंटमेंट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो, और इंडियन लीगल सर्विस जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें एक पोस्ट इसका भी होता है, इंडियन लीगल सर्विस का भी वो मेंबर रहा हो, ग्रेड 1 का ऑफिसर रहा हो, कम से कम 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उसका ऑफिस दिया जाएगा और मैक्सिमम 65 साल तक वो काम कर सकता है। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, वही बात है यहाँ पे दोबारा लिख दिए। नाउ कंपोजिशन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन मतलब क्या क्या इसमें होंगे। एक सेकंड, इसको समराइज फॉर्म में दिया है या नहीं दिया? नहीं दिया, पढ़ लेते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, द साइबर, एक सेकंड मैं इसको लिख देता हूँ। द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन होंगे? चेयरपर्सन होंगे, और सच अदर नंबर ऑफ मेंबर भी होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको अपॉइंट कर लेगी। ठीक है, प्रोवाइड दैट पर्सन अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द साइबर ट्रिब्यूनल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस इमीडिएटली बिफोर द कमिशन, लेकिन सबसे पहले जो अपॉइंट होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 ने बोला कि भैया चेयरपर्सन जो होगा ना उसी को मान लेंगे कि यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी मेड, वही है, कौन बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन किससे कंसल्ट लेके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़े जज है उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो देखो, द जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में बी एक्सरसाइज बाय द बेंच। बेंच क्या होते हैं? बेंच में एक से ज़्यादा जज होते हैं। वो बेंच में सारे जजों का एक कॉमन डिसीजन निकलता है। जैसे 5 जज का एक बेंच है, उसमें मान लेते हैं कि 3 जज ने फेवर में जवाब दे दिया तो दे देंगे, मान लिया जाएगा उनका डिसीजन। वो टीवी में जो सीरियल्स में आते हैं ना, सारेगामापा और जो अदर भी रियलिटी शो जिसमें जजेस की जूरी मेंबर्स होते हैं उनका स्कोर देखा जाता है, वैसे यहाँ पे बेंच में भी है। बेंच में भी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चेयरपर्सन, बेंच में कौन कौन लोग होंगे? चेयरपर्सन साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का, और 1 और 2 मेंबर, 1 या 2 मेंबर और होंगे। द बेंचेज ऑफ द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, कहाँ बैठेगी ये बेंच? न्यू दिल्ली में, और कहीं और भी बैठ सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। सेंट्रल गवर्नमेंट shall by notification the official gazette specify the area in which each bench of the cyber appellate tribunal में एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन, मतलब ये साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल किस जुरिडिक्शन में, किस एरिया में काम करेगी, किस लोकेशन के लिए काम करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नाउ नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, चेयरपर्सन साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर अ मेंबर ऑफ सच ट्रिब्यूनल फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होगा उसको पावर है वो एक मेंबर को दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर सकता है, एक बेंच से दूसरे बेंच में। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ है, कॉमन टॉपिक है, छोड़ो इसे। नाउ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, चेयरपर्सन बनने के लिए क्या होगा वो तो हमने अभी भी देखा था, तो दोबारा देख लेते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ, अच्छा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए जज और ये सब होना चाहिए था। अब यहाँ देखते हैं, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनने के लिए अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन, कोई भी बंदा चेयरपर्सन तब तक नहीं बन सकता साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब तक वो क्वालिफाइड ना हो, किसी हाई कोर्ट का जज बनने लायक। तो हाई कोर्ट का जज बनने वाला बंदा ही यहाँ पे क्वालिफाई होगा चेयरपर्सन के लिए। द मेंबर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो मेंबर होंगे एक्सेप्ट द जुडिशियल मेंबर टू बी अपॉइंटेड शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर देगी और वो देखेगी कि इसके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री मैनेजमेंट और कंज्यूमर के बारे में, अफेयर्स के बारे में इसको पता भी है या नहीं पता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे बंदे को अपॉइंट कर सकती है। नॉट लेस देन 2 और
नॉट लेस देन 1 years और जॉइंट सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेस देन 7 years, मतलब ये कर लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो कम से कम 7 साल के लिए अपॉइंट करेगी। अदरवाइज अगर एडिशनल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हो रही है तो 2 साल के लिए। तो आप इतना याद मत रखो, बस ये याद रखो कि भाई हाँ, साइबर अपराध ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेती है। जुडिशियल मेंबर जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के होंगे उसमें और भी मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर इंडियन लीगल सर्विस के मेंबर होने चाहिए, ग्रेड 1 ऑफिसर होने चाहिए, वही सारी चीज़। ना टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ साइबर। अब कितने टाइम के लिए काम करेंगे ये लोग, क्या इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस रहेगी चेयरपर्सन की, और साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स का क्या होगा। तो हम इस टॉपिक को फिनिश करें या फिर मैं डिनर कर लूँ, बताओ। डिनर का आदेश आ चुका है भाई। देखो अभी टाइम लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, तो मैं डिनर ही कर लूँ तो सही है, नहीं तो फिर भूखे सोना पड़ेगा और आप लोग मुझे खाना नहीं खिला सकते। चलो मजाक कर रहा हूँ। करते हैं यार इसको ना, बाद में करते हैं। कोशिश करूँगा डिनर के बाद ही रिकॉर्ड करने की, ठीक है। वैसे देखो 92 पेज पे आ गए हम, 110 पेज में ख़त्म होने वाला है, 90% हो चुका है, इसलिए टेंशन मत लो। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया एक दो बार और देख लेना, अगर नहीं आ रहा समझ में तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये इसको ख़त्म कर देंगे, आज ही ख़त्म कर देंगे, नहीं तो कल मैक्सिमम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर देना यार वीडियो को। चलो हम बार बार वही चीज़ रिपीटेड है, छोड़ते हैं।